आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मुझे अपने पापा की ही चिंता हो रही थी, जिस कारण मेरा इधर उधर कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। दरअसल आज दोपहर को जब मैं ऑफिस में था तो मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने जब फ़ोन देखा तो उस पर गांव से कॉल आ रहा था, तो मैंने तुरंत फ़ोन रिसीव किया तो सामने से मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाई की ये बात सुनकर मैंने तुरंत ही अपने बॉस से बात की, तो काफ़ी दिनों से छुट्टी ना लेने के कारण बॉस ने भी मुझे जाने को कहा। तो उस समय मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 4 बज रहे थे, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारी करूंगा तो 7 बजे वाली आखिरी ट्रेन मुझे मिल जाएगी। असल में मैं 2 सालों से यहाँ रेंट पर रहकर इस ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा सारा परिवार गांव में रहता है। खैर, ऑफिस से निकलकर मैं जल्दी जल्दी अपने भाड़े वाले घर पर गया और गांव जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करके ठीक 6 बजे मैं नज़दीकी स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकला और 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंच गया और अभी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। करीब आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई, तो मैं भी ट्रेन में चढ़कर बैठ गया। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण रात की ट्रेन काफ़ी खाली खाली सी थी। मेरे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। मेरा गांव यहाँ से करीबन 4 घंटे का सफ़र था, तो मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज जाएंगे। खैर, किया भी क्या जा सकता है, मुझे तो रात वाली ट्रेन ही पकड़नी थी। और ठीक वैसा ही हुआ। रात के 11 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। 2-3 बार इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे स्टेशन पर एक हल्की टिमटिमाती लाइट जलती दिखी, तो उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये स्टेशन मास्टर का कैबिन है। तो मैं चलकर स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया। कैबिन के अंदर दाखिल होते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर मैंने अपनी सारी परेशानी स्टेशन मास्टर को बताई। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, भाई साहब इतनी रात गए भीमपुर गांव की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि रात को उस रास्ते पर भूत प्रेत मंडराते रहते हैं। तो आप एक काम करिए, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाइएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर घर सुबह ही जाना होता तो मैं सुबह वाली ट्रेन से नहीं चला आता। अपने मन में ये सोचते ही मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, नहीं सर, मैं घर चला जाऊंगा। और इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। घना अंधेरा और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर मैं समझ गया कि 2 सालों में गांव जरा भी नहीं बदला। यहाँ से मेरा घर करीब आधे घंटे का सफ़र है, तो मुझे अभी काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण मैंने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर बस कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। मैं टॉर्च तो लाया नहीं था, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी में मुझे जितना भी दिखाई दे रहा था वो सब कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। सन्नाटा पूरे माहौल में इस कदर छाया हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जिस रास्ते के दोनों ओर बस लंबे लंबे पेड़ ही थे, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से अचानक ही एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर निकला और मेरे आगे आगे चलने लगा। उस आदमी को अचानक झाड़ियों से निकलता देख मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था। उस आदमी ने लालटेन को इस कदर पकड़ रखा था कि उस लालटेन की रोशनी मुझे भी मिल रही थी, तो मैं भी उस लालटेन की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। मगर काफ़ी ठंड होने के कारण उस आदमी ने अपना पूरा शरीर एक चादर से ढक रखा था, जिस कारण मैं उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी चादर को ही देख पा रहा था। कुछ कदम ऐसे ही चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आदमी मेरे कदमों के साथ ही साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने अचानक से अपने कदमों को रोक लिया, तो मेरे ऐसा करते ही वो आदमी भी एकदम से रुक गया। उस आदमी की इस हरकत को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब कौन है आप? लेकिन मेरे ये पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ देर गौर करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे गांव का दोस्त विपुल है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे विपुल तू है क्या? मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा और अपने लालटेन को अपने चेहरे के करीब ले गया। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो हाँ, वो विपुल ही था। मैं विपुल को देखकर काफ़ी खुश हुआ और उससे पूछा, विपुल तू इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर विपुल ने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जिसके बाद हम दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें रास्ते के बीचों बीच 3 आदमी बैठे हुए दिखे। उन्होंने रास्ते को इस कदर घेरा हुआ था कि ना तो कोई आगे आ सके और ना ही कोई जा सके। उन तीनों आदमियों के करीब पहुंचकर हम रुक गए। तो इतनी रात गए ये तीनों लोग रास्ते को घेर कर क्यों बैठे हैं? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन तीनों के चेहरे पर गई। तो उनका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उन तीनों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उनकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये तीनों इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। इससे पहले कि मैं विपुल से कुछ कह पाऊँ, उन तीनों भूतों ने हम पर हमला कर दिया। तो विपुल ने चिल्लाकर मुझसे कहा, आदित्य तू भाग, मैं इनको देखता हूँ। मैं वहाँ विपुल को अकेले छोड़कर भागना तो नहीं चाहता था, मगर विपुल के बार बार कहने पर मुझे भागना ही पड़ा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंचा और घर वालों को पूरी बात बताई। इस पर घर वालों की बात सुनकर मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि विपुल भैया को मरे तो 2 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो विपुल नहीं बल्कि विपुल की आत्मा थी, जो आज मेरी जान बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।